नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया किस तरह से लगातार चारों ओर से सिर्फ धधक रही है। भयंकर रण है, आक्रमण प्रचंड है। आसमान से मिसाइलों की खूनी बारिश हो रही है। तोपों की गर्जना से धरती इस समय कांप रही है। फाइटर जेट्स की हुंकार बताती है कि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यलगार है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा जल रहा है। तबाही अपने चरम पर है और प्रतिशोध की आग ने भूगोल बदलने की कसम खा रखी है। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक के बाद एक गिरते बमों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त नदियां एक तरह से पानी की नहीं बल्कि खून की बह रही हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला चुका है। तेहरान की गलियों में मातम नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला एक तरह से धधक रही है। और जंग की ये 3 तस्वीरें जो चीख चीख कर बताती हैं, विनाश के मुहाने पर नहीं बल्कि दहलीज पर अब पार कर चुका है। जो 3 तस्वीरें हैं, देखिए पहली तस्वीर, यहाँ पर खून का बदला। खून सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। खामनेई के खात्मे का इंतकाम लेने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह एक तरह से खोल दिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही है। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, इजराइल और अमेरिका उसे मरा हुआ समझ रहे थे। उस हिजबुल्लाह ने कुंभकर्ण वाली नींद एक तरह से त्याग दी। खामनेई की मौत से अब हिजबुल्लाह ने जंग में सीधी एंट्री कर दी है और भी हालात को बना रखा है, ये कहा जाए चुनौतीपूर्ण। तीसरी जो तस्वीर सबसे सनसनीखेज, क्या खामनेई को इजराइल मिसाइलों ने नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी ने मार डाला? सवाल सीधा, मोसाद को उस गुप्त बंकर की इतनी सटीक लोकेशन कैसे मिली? क्या कुछ फोर्स के भीतर ही कोई विभीषण बैठा था? बताएंगे आपको एक एक तस्वीर। आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की। इन 3 तस्वीरों के साथ में बताते हैं कि आखिर क्या है हकीकत। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत की जाए। बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर जंग के मैदान से नेतन्याहू को लेकर आई है। जंग के मैदान से बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की। यह बड़ी खबर, नेतन्याहू के दफ्तर पर दरअसल बड़ा विस्फोटक अटैक हुआ। इजरायली एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर भी हमला होने की खबर है। खामनेई की मौत का बदला लेने पर अब ईरान आमादा है और वो किसी भी रूप में अब ये कहा जाए बदला लेकर रहेगा। और इंतकाम किस रूप से लेने के लिए उतारू हो चुका है ईरान, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ईरान के निशाने पर हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। जी हां, ईरान ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की है। नेतन्याहू के दफ्तर पर बड़ा विस्फोट हुआ और एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर भी इजरायल के हमला किया गया है। और इसी बीच बढ़ते हैं आगे। बात एक और बड़ी खबर की, एक और बड़ी खबर आई है वॉर ब्रेकिंग, जान लीजिए। कुवैत में अमेरिका का तीसरा जेट क्रैश कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिका के तीसरे जेट के क्रैश होने की खबर सामने आई है। ईरानी ड्रोन का अमेरिकी जेट पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले में अमेरिकी जेट्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। कुवैत में यूएस के 3 जेट्स के ध्वस्त होने की भी खबर सामने आ रही है। समझिए जिस रूप में अमेरिका की जो बड़ी ताकत है, एक तरह से उसके ये लड़ाकू विमान उन्हें भी टारगेट कर रहा है ईरान। अब उसमें कुवैत में अमेरिका का ये जेट एक बार फिर से क्रैश हुआ और ये पहला नहीं बल्कि तीसरा जेट था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी इस जेट को ईरान के ड्रोन ने एक तरह से टारगेट किया। ईरानी ड्रोन को अमेरिकी जेट पर एक तरह से हमला हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है। ड्रोन हमले में अमेरिकी जेट्स एक तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, और भी कई ऐसी विध्वंसक तस्वीरें लगातार मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। ऐसी एक और ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। इस समय की एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव से जुड़ी हुई क्या है? वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अभी भी युद्ध थमा नहीं है। यूएस ने ईरानी मिलिट्री बेस पर अब एक तरह से हमला किया है। अभी तक ईरान एक तरह से यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा था। हमले में ईरान के कई फाइटर जेट्स और ड्रोन भी तबाह हुए हैं। वो ड्रोन जो एक तरह से बड़ी ताकत ईरान की माने जाते थे। ईरान पर अमेरिका के ये बड़े हमले लगातार जारी हैं। तीसरा दिन है इस युद्ध का और ये 3 दिन बेहद घातक रखे हैं, बहुत जानलेवा रखे हैं। और ये कब थमेंगे ये कोई नहीं जानता। अब देखिए हालात तो इस रूप में नजर आते हैं कि ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान पागल हो चुका है और उसकी सनक की वजह है आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत।
ईरान ने अपना सबसे कीमती शख्स खोया और अब उसने ये तय कर लिया कि इस नुकसान की भरपाई दुनिया की लाशों से की जाएगी। बहरीन धुआं धुआं है, यूएई की चमक फीकी पड़ चुकी है, जॉर्डन और कुवैत की धरती कांप रही है। लेकिन सबसे बुरा हाल उस इजराइल का जिसे ईरान अपनी नंबर 1 दुश्मन मानता है। आज इजराइल की गलियों में सायरन की आवाजों से ज्यादा अपनों को खोने वालों की चीखें सुनाई दे रही है। लोग बंकरों में छिपे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलें कंक्रीट को चीरकर मौत बांट रही है और ईरान का एक ही नारा है, खून का बदला खून। طيارة حربية شوف 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 Our immense love. Want to be very Allah. Ya. Holy shit. रात हो या दिन, घड़ी की सुइयां अब वक्त नहीं, मौत का काउंट डाउन बता रही है। तेहरान के मिसाइल अड्डों से जब फतेह और खैबर मिसाइलें निकलती हैं, तो पूरा मिडल ईस्ट कांप जाता है। ईरान अब युद्ध नहीं कर रहा, वो कत्लेआम कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें, बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत और जॉर्डन। ईरान ने किसी को नहीं बख्शा। जो भी इजराइल या अमेरिका के साथ दिखा, ईरान ने वहां बारूदी बारिश कर दी। पूरे मिडल ईस्ट के आसमान में सिर्फ काला धुआं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भागे तो कहां भागे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों के सामने डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब जरा उस इजराइल का हाल देखिए, जो खुद को अभेद्य कहता था। आज इजराइल की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग बंकरों में दुबके अपनी आखिरी दुआएं पढ़ रहे हैं। सायरन की आवाज अब इजरायलियों के कानों में मौत की घंटी की तरह बजती है। ईरान ने ऐसी बमबारी की है कि इजराइल के अस्पताल घायलों से भर गए हैं और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। ईरान ने कसम खाई है कि वो इजराइल को नक्शे से मिटाकर ही दम लेगा। कीमत चाहे जो भी हो, तबाही रुकने वाली नहीं है। खामनेई को अपना पिता मानने वाले ईरानी लड़ाके अब सुसाइड मिशन पर हैं। वो कहते हैं कि खामनेई की एक बूंद खून के बदले पूरा इजराइल राख कर दिया जाएगा। ये जंग अब हथियारों की नहीं, ये जंग जज्बात और प्रतिशोध की है। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उसने अपना सबसे बड़ा लीडर खो दिया। इसीलिए अब वो लाल आतिशबाजी कर रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू बंकरों में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ईरान के इस नॉन स्टॉप प्रहार को रोक पाएंगे? मिडल ईस्ट एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ शमशान की तरफ जाता है। ईरान की बौखलाहट और इजराइल का डर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। खामनेई का इंतकाम अभी शुरू हुआ है। अंजाम कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा भी
नहीं लगाया जा सकता। और करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विंग कमांडर आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर दामोदर सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। आशीष सहाय जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। जिस रूप में ये ताबड़तोड़ हमले नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि अब ईरान फिलहाल रुकने वाला नहीं है, अमेरिका की तरफ से भी लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान फिलहाल थमेगा नहीं। आज तीसरा दिन और वो और भी ज्यादा विध्वंसक है। नैना, ये बहुत कंसर्निंग है कि तीसरे दिन भी ईरान अभी स्थिति में है कि अपने मिसाइल्स को एट देयर ओन विल, अपने इच्छा अनुसार लॉन्च कर रहा है। और अब इजराइल पे ज्यादा फोकस तेल अवीव और उसके आउटस्कर्ट्स पे या जेरूसलम पे भी। और उसके अलावा उन्होंने 2-3 बड़े मेजर टारगेट्स को टेक डाउन किया है, इंक्लूडिंग ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स। 2 बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स एंड रिफाइनर्स को उन्होंने आज डिस्ट्रॉय किया है मिडिल ईस्ट में। तो इसका मतलब कि जो हम अभी तक दोपहर तक का असेसमेंट था कि उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई होगी, वो कम नहीं हुई है। रेस्ट्रिक्टेड अभी भी है, लेकिन जितनी थी उतनी बरकरार है तीसरे दिन। इसका मतलब कि उनकी मिसाइल यूनिट्स, उनके लॉन्चर्स को जितना इन्होंने कम करने की कोशिश की, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज हम अभी भी बताएं, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि उनके अटैक्स में वो पोटेंसी नहीं है जिसकी वो दम भरते थे कि हम पूरा तबाह कर देंगे। अभी भी उनके सारे हिट्स जो हैं बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो बंकर्स को क्या टच करेंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा एलिमेंट जो आया है वो ये है कि डिप्लोमेटिकली यूएसए को अब काफी सपोर्ट मिला है। और ये जो शिया सुन्नी का एक अंदर बैठा हुआ डिवीजन है, वो अब ज्यादा खुल के सामने आ रहा है कि ऊपर से तो ये इस्लामिक इस्लामिक लीडर करते थे, बट एक्चुअली उनका एक फेस था वो शिया का ही था। और ऑपोजिशन के लोग जो उनके इर्द गिर्द के कंट्रीज में रहते हैं, वो दिल में कहीं ये चाहते थे कि खमैनी शुड बी कट डाउन टू साइज। और इसी वजह से उन्होंने अमेरिकन बेसिस को परमिट किया हुआ था, लॉन्ग टर्म पे परमिशन दी हुई थी। और इसी बेसिस पे उन्होंने इस टाइम को यूज किया है कि ईरान को एक बार के लिए वो जो शिया डोमिनेशन का एक एंगल है उसको खत्म कर दिया जाए। नैना, और एक मेजर डेवलपमेंट जो आज तक के युद्ध में सबसे ऐतिहासिक है, वो ये 3 F-15s जो डाउन हुए हैं कुवैत में, उसके बारे में इन द फॉग ऑफ वॉर शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, अमेरिका इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ये तीनों फाइटर्स जिस कम समय में डाउन किए गए हैं और सरफेस टू एयर से डाउन किए गए लगते हैं, जैसे कि उनकी फोटोग्राफ्स देख के लग रहा है कहीं भी यूएवी होता या कोई ड्रोन होता या कोई मिसाइल, बिल्कुल, तो एक अलग किस्म का क्रैश होता। ये सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन से मारे गए हैं। और इसका बहुत ज्यादा शक है, मुझे आज आपके चैनल पे डिक्लेयर कर रहा हूं फॉर एनालिस्ट टू लुक इनटू दिस, कि ये फ्रेंडली फायर नहीं था, ये कुवैत की अपनी एयर डिफेंस के किसी रोग एलिमेंट ने, जिसके दिल में ईरान के लिए, देखिए ये युद्ध के समय की ये सब सच्चाइयां युद्ध के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कुवैत की धरती से अगर इस रूप में, अगर यहाँ कुवैत के आसमान में अगर अमेरिकी फाइटर जेट अगर धराशायी किया जाता है, तो कुवैत की धरती से ही एक तरह से उसका इस्तेमाल हुआ, ये ईरानी सपोर्टर्स की तरफ से हो, क्या किसी प्रॉक्सीज का आपको रोल नजर आता है? ये कुवैत की रेगुलर एयर डिफेंस यूनिट में ईरान के सिंपैथाइजर ऑफिसर्स एंड ऑपरेटर्स की मिली भगत लगती है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक के बाद एक 3 इतने सुपीरियर एयरक्राफ्ट विद इन फ्यू मिनट्स मार दिए जाएं। और इतिहास और भगवान गवाह है कि एवरीवन गेट्स द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। यही ट्रंप साहब अभी कुछ महीने पहले सिंदूर के समय इंडिया के 3 रफाइल्स को लेके बहुत चिंतित थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 3 रफाइल या 5 जेट्स। आज उनको पता चलेगा युद्ध भूमि में क्या क्या होता है। 3 F-15 ईगल्स विद इन मिनट्स मार दिए गए उनके अपने फ्रेंड्स के द्वारा। उसको वो फ्रेंडली फायर कह रहे हैं, लेकिन ये इंटेंशनल अटैक लग रहा है, जो कि एक नया डायमेंशन देगा अमेरिकन बेसेस इन मिडिल ईस्ट के आगे आने वाले फ्यूचर में। नैना,
इसमें कोई शक नहीं सर। और ये देखिए, ये एक बड़ी बात है जिस रूप में ये कहा जाए कि अभी भी कई सीक्रेट सपोर्टर्स हैं क्या, खासतौर से ईरान को लेकर, जाहिर सी बात है एक बड़ी सिंपैथी यहाँ पर नजर आती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे हमले के बाद में सब बहुत गुडी गुडी वाले मूड में हो, हर कोई व्यक्ति इजराइल और अमेरिका का समर्थन करता हो ऐसा नहीं, अब अंदर खाने नाराजगी जो है वो भी नजर आती है। मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं इस समय की। वॉर ब्रेकिंग फ्रांस के ऐलान के बाद ईरान ने किया है पलटवार। बड़ी खबर, फ्रांस ने किया है ऐलान और ईरान का है पलटवार। ईरान का फ्रेंच नेवी बेस पर जबरदस्त अटैक है। ईरान का फ्रेंच नेवी बेस पर जबरदस्त अटैक इस रूप में कि ब्रिटेन के बाद ईरान का फ्रांस पर बड़ा हमला है। यूएई के फ्रेंच नेवी बेस पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। अभी तक आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे ईरान टारगेट कर रहा था अमेरिकी बेसिस पर, लेकिन अब सिर्फ अमेरिका का बेस ही नहीं, अब फ्रांस, या ये कहा जाए कि जो ईरान के खिलाफ आवाज उठाएगा उससे एक तरह से ईरान के वज्रपात का शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी सवाल के साथ में मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं, इसी बड़ी खबर को, एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। सऊदी अरब पर भी ईरान ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हुआ है और अटैक के बाद में तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें जो सामने आई वो और भी ज्यादा विध्वंसक है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी जिसे एक तरह से टारगेट पर लिया, उसको निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आरामको तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है और हमले के बाद में रिफाइनरी में सभी ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। रास तनूरा में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। और ये भी जान लीजिए कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। ये हमला ईरान ने किया है अपने शाहिद 136 ड्रोन से, जो अपने आप में ईरान की बड़ी ताकत माना जाता है। दामोदर सिंह जी, क्या इसको इस रूप में माना जाए कि ईरान के खिलाफ अब जो आवाज उठाएगा उससे निशाने पर लिया जाएगा, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई व्यक्ति हो, मिडिल ईस्ट का कोई देश हो, फ्रांस हो या कोई और भी देश? नैना, सबसे बड़ी बात है, ईरान ने एक बार धोखा खा लिया जब उसे आप नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आ रहे थे और उससे कह रहे थे बातचीत करते हैं। उस समय उसने कोई हमला नहीं किया। वो चाहता तो प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक कर सकता, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बोला। अब वो गलती दोबारा नहीं करने वाला। उसे जहां जहां से भी संदेह है कि मेरे खिलाफ दुश्मन आ सकता है, दुश्मन हमले कर सकता है, या कहीं से भी किसी बेस से उसके खिलाफ मिसाइल या फाइटर लॉन्च हो सकते हैं, कोई भी हमला प्लान किया जा सकता, वो कोई भी मौका नहीं देना चाहता। और पूरी तरह से उसने रणनीति बनाकर जितने भी, अब जैसे उसे पता लगता जा रहा है कि अब ब्रिटेन, फ्रांस उसके खिलाफ हमला प्लान कर सकते हैं या अमेरिका की मदद कर सकते हैं, तो वो सारे बेसिस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि उनको इतना हमला करके पंग कर दिया जाए, कोई भी योजना वो बनाने से पहले 3 बार सोचे। ईरान की पूरी रणनीति ये प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उतनी देर से, कि पहले से भी मैं अनुमान लगा रहा था कि अब ईरान वो गलती नहीं करेगा जो उसने उस समय की। उसे पता था कि उसके चारों तरफ अमेरिकन फ्लीट आ रही है, उसे घेरने की कोशिश हो रही है। फिर भी इसके बाद उसने नेगोशिएशन टेबल पे बातें जारी रखी, उसने कोई हमला नहीं किया। वो धोखा जो उसे मिला है, अब उसके बदले में वो कोई भी मौका किसी भी शत्रु देश या उसके समर्थक को नहीं देना चाहता। और शत्रु देश के समर्थक नहीं, जिन्होंने शत्रु देश के समर्थक भी हैं, उनको भी वो अपनी जद में लेना चाहता है और उन्हें अपनी ताकत से। लेकिन दामोदर जी, फिर तो ये हो जाएगा कि ऐसे तो ईरान पूरी दुनिया, ऐसा तो होगा ईरान तो फिर पूरी दुनिया से ही दुश्मनी मोल ले लेगा, क्योंकि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अमेरिका का हर कोई व्यक्ति या तो सपोर्टर है या फिर सपोर्टर ही है। जो ईरान इस समय कर रहा है उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो सुसाइडल मोड में है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, करो या मरो वाली बात है। अगर वो हमले का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो इधर उनकी जनता उनके साथ सिंपैथी नहीं रखेगी, और जो जिस मौके की तलाश में अमेरिका बैठा हुआ कि जनता उनकी अपराइजिंग करे और उनको टॉपल डाउन करे, वहाँ पे लीडरशिप चेंज हो, रिजीम चेंज हो, वो सपने भी साकार हो जाएंगे अगर वो हमला नहीं करते तो उन्हें अपनी जनता की सहानुभूति भी रखनी है, इसलिए शत्रु का मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो जितना उनके पास नेशन है, जितनी उनकी ताकत है, वो पुरजोर लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जहां जहां तक उनको संदेह होता रहेगा, आप देखिए ना कि उन्होंने पूरी जितने भी ऑयल शिप है, कंटेनर है, किसी को नहीं बख्श रहे इस समय। जो चल रहा है वहां पर ये ऐसा लग रहा है कि अब तो अंधाधुंध जवाब दिया जा रहा है। अब मिसाइल जो है वो ये कहा जाए कि मिसगाइडेड भी हो चुकी है, चाहे वो रहवासी इलाकों में जाए, ऑयल रिफाइनरीज की तरफ जाए, जेट को उड़ाए या किसी भी रूप में जाए। लेकिन एक बात आशीष साहे जी, आपने इसके पहले जो एक बात कही, मुझे 2 मन में सवाल आ रहे थे। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के समर्थन में कौन कौन है, कौन कौन हो सकता है। जाहिर सी बात है कोई खुलकर
सामने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को ये कहा जाए दुश्मनी मोल लेने वाली बात है, लेकिन फिर भी ईरान के कौन कौन समर्थन में आपको ऐसे साथी दोस्त नजर आते हैं? और दूसरी बात आपने कही कि तीसरे दिन भी इतनी शिद्दत के साथ में अगर ईरान हमला करता है तो ये कब तक चलेगा सर? कब तक आपको नजर आ रहा है, या ये कहा जाए कि अभी भी उसका जो ये बड़ा जखीरा है वो अभी भी हाइड आउट के साथ में था, ईरान उसी बड़ी तैयारी के साथ में है? एक बात नैना हमें समझनी पड़ेगी, ईरान इस समय एज वन यूनिट इस युद्ध में नहीं लड़ रहा है। आईआरजीसी की कमांड एंड कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और ये इनपुट है, फर्म इनपुट है वेस्टर्न वर्ल्ड से कि कल सुबह के बाद ये जो आईआरजीसी की 30-35 बटालियंस हैं टोटल ईरान में, आईआरजीसी के पास 30 से 35 बटालियंस हैं, हर एक बटालियन कमांडर को इंडिपेंडेंट फ्री हैंड दे दिया गया है, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि उनकी कम्युनिकेशन लाइंस टैप की जा रही हैं और उनमें काफी डिस्टर्बेंसेस हैं। इसलिए उन्होंने एक ओपन क्लियरेंस दिया है सारे बटालियन कमांडर्स को टू टेक व्हाटएवर स्टेप्स दे वांट टू टेक टू न्यूट्रलाइज इजराइल्स अटैक। और इस वजह से इस समय वो एक किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू काम नहीं कर रहे। हर बटालियन का जो कमांडर है उसकी अपनी एक टैक्टिकल सोच होगी, उसकी इतनी बड़ी सोच या एक्सपोजर नहीं होगा कि वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, लोकल इन्फ्लुएंस या उनका रीजनल वॉर का क्या इंपैक्ट। एक बटालियन कमांडर को लगा कि हम इनकी ऑयल सप्लाईज को सऊदीया की तोड़ देते हैं, एक को लगा कि फ्रांस ने बोला है कि अब हम ईरान के हमलों का जवाब देंगे अपने मित्र देशों को बचाने के लिए। एक बटालियन कमांडर को पता चला कि इंग्लैंड ने बोला है कि अमेरिका कैन यूज आवर बेसिस। तो ये सब इंडिपेंडेंट बिना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किए हुए ये छोटे छोटे हमले कर रहे हैं, ये काफी स्प्रेड आउट हैं। जबकि इजराइल और यूएस के अटैक्स अभी भी मेजरली तेहरान, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स एंड मेजर बिल्डिंग्स और उनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग या मिसाइल फिक्सिंग यूनिट्स अंडरग्राउंड हो या ओवरग्राउंड हो, उनको टारगेट करने में एक स्ट्रैटेजिक तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी घातक है, बड़ी विध्वंसक है। मैं चर्चा जारी रखूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। आज की रात कहा जा रहा है वो बड़ी घातक है, चिंता बढ़ाने वाली है, सांसें थमाने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का नक्शा अब स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा जा रहा है। 28 तारीख को जो हुआ, ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट चुका है। अमेरिका इजराइल ने वो कर दिया जिसे नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन क्या अब वो ईरान कर रहा है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। ईरान जल रहा है और इसकी आग की तपिश में पूरा गल्फ झुलस रहा है। Whoa, did you see that? That was fast. ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अबू धाबी का अल धफरा एयरबेस हो या रियाद का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ईरान की मिसाइलों ने आसमान को लाल कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि निशाना इजराइल था तो कतर और बहरीन पर बम क्यों गिर रहे हैं? ईरान का तर्क खूंखार है। आईआरजीसी का कहना है कि जिस हाथ ने हमारे लीडर को मारा और जिस जमीन पर वो हाथ टिका था, हम दोनों को काट देंगे।
तेहरान की नजर में सऊदी और जॉर्डन अब पड़ोसी नहीं बल्कि अमेरिका के भाड़े के रडार बन चुके हैं। ईरान की इस बौखलाहट के पीछे एक खुफिया रिपोर्ट है। दावा है कि जिस रात इजरायली जेट्स खामनेई के बंकर की तरफ बढ़ रहे थे, उस रात जॉर्डन और सऊदी अरब के रडार सो नहीं रहे थे, बल्कि वो अमेरिका को लाइव डेटा दे रहे थे। यानी इजरायली विमानों के लिए अरब देशों ने सेफ कॉरिडोर बनाया। तेहरान इसे इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा गद्दारी मान रहा है। ईरान ने एक जुआ खेला है। वो चाहता है कि अरब देश डर कर अमेरिका का साथ छोड़ दे, लेकिन नतीजा उल्टा हो रहा है। खाड़ी देश अब एकजुट हो रहे हैं। Some missiles. بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. अगर अमेरिका ने अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हाथ डाला तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का एंट्री गेट बन जाएगी। ईरान जल रहा है और इस आग में अब सिर्फ इजराइल नहीं, रियाद, दुबई और दोहा भी झुलस रहे हैं। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान ने आत्मघाती दांव चल दिया है। ये अब सिर्फ सरहदों की जंग नहीं, बल्कि इस्लाम के नाम पर अपनों के ही खून की होली है। तेहरान का सीधा संदेश है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरे गल्फ को साथ लेकर डूबेंगे। तो अगर हम डूबेंगे तो अपने साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, और बस यही ईरान इन दिनों अपने मन में आग लेकर चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए। ईरान इजराइल जंग में अब जर्मनी ने भी एंट्री कर ली है। ईरान के खिलाफ जंग में अब जर्मनी भी उतर सकता है। अमेरिका का साथ एक तरह से दिया जा रहा है। चर्चा लगातार जारी है। यूएस के साथ में ईरान पर बमबारी की जा सकती है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। बताया ये जा रहा है बीच जंग में इजराइल में सैनिकों की कमी हो चुकी है। युद्ध के दौरान सैनिकों की भर्ती निकाली गई। सैकड़ों इजरायली सैनिकों के मरने का दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि ईरान ने जिस रूप में ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले किए, अब इस बीच वहां पर सैन्य ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ में दो खास मेहमान मौजूद हैं, आलोक सहाय जी भी और दामोदर सिंह जी भी। आलोक सहाय जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जो कुल मिलाकर नजर आती है, एक तरफ हमने बात की आशीष साहे, माफ कीजिएगा सर, आशीष साहे सर, जिस रूप में अभी हमने देखा, खासतौर से ये कहा जाए कि यूएस के साथ में कई लोग सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। नाटो, यूरोप, ये कहा जाए दुनिया के अलग अलग हिस्से यहाँ पर हैं। ईरान वर्सेस कितने देश अब आप यहाँ पर देख रहे हैं? ईरान वर्सेस अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी भी उनको बैकग्राउंड से चाइना का सपोर्ट है। तो ईरान, चाइना एंड रशिया का एक बड़ा मेजर एक्सिस है जो अभी भी सिर्फ कॉस्मेटिक सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, और वो कितना काम का है खास तौर से ईरान के लिए? जितना एक्सपेक्टेड था उसका 10% भी नहीं। जितना एक्सपेक्टेड था कि ये डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे या रीइंफोर्समेंट्स करेंगे या थ्रेट देंगे अमेरिका को, कि रिटेलिएटरी थ्रेट्स देते हैं कई बार, लेकिन इन दोनों देशों ने और इवन नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कोई डायरेक्ट ओपन थ्रेट नहीं दिया है, कोई डेडलाइंस नहीं दी हैं। जबकि ईयू और नाटो एक एक करके अमेरिका के पाले में आते चले जा रहे हैं। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको भी फ्यूचर में एनर्जी चाहिए, उनको भी ऑयल सप्लाईज चाहिए, उनको भी ओपेक को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अगर हॉर्मुज को और डैमेज हो गया तो ओपेक के बाकी कंट्रीज को अपना ऑयल सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा देखते हुए
ईयू कंट्रीज ने एक एक करके और कुछ और बड़े नेशंस ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अब यूएस का पाला ज्वाइन कर लिया है। तो इजराइल की शॉर्टेज ऑफ वॉर फाइटिंग मटेरियल या सेना मुझे बहुत थ्रेटनिंग नहीं लगती। ये मीडिया का जो ईरान सपोर्टिंग मीडिया है उसका एक टॉस किया हुआ मुद्दा है, क्योंकि मुझे अभी लगता तो है एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को ये मैसेज देना भी बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में कई और इस्लामिक कंट्रीज हैं। करेक्ट। और दूसरा ये जो शॉर्टेज ऑफ इजरायली सोल्जर्स तो अभी कुछ ज्यादा ऑन फुट कुछ हो ही नहीं रहा। कोई इन्फेंट्री की, मैकेनाइज्ड की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल यूनिट्स और एयर डिफेंस यूनिट्स ओवरनाइट काम कर रही होंगी। तो ये नहीं होता इसमें कि इन्फेंट्री को लगा दिया इसमें या मैकेनाइज्ड को बुला के यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये बहुत ही एक्सट्रीम ट्रेन्ड फोर्सेस होती हैं। और सर तो एक तरफ यहाँ पर ये शॉर्टेज है, उसी बीच एक बड़ी खबर भी मैं अपने दर्शकों को जल्दी बता दूं कि इजराइल में एक तरफ सैन्य शॉर्टेज है, यहाँ पर सैनिकों की कमी है, दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा हमला कर दिया है। बड़ा हमला ये कि ईरान ने दरअसल अब इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का जो परमाणु संयंत्र है वो तबाह हो चुका है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो चुका है परमाणु संयंत्र से। ये बड़ी खबर है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से दरअसल निशाना एक तरह से साधा है। दामोदर सिंह जी, इस बात को जरा समझाइए। एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल, इसी बात का तो डर इजराइल को था, ईरान की जो बड़ी मिसाइली ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल, इसी बात का डर था, और ईरान ने एक तरह से उस डर को पूरी तरह से पुख्ता भी कर दिया, सीधे निशाना जो है वो परमाणु संयंत्रों पर बनाया। नैना, इससे पहले अभी सहाय सर एक बात कर रहे थे कि ये साइकॉप्स हो सकता है, ये टॉस की हुई खबरें हैं। अभी इतनी जल्दी ये कहना कि रेडियो एक्टिव वहां पे लीक हुआ है या ऐसा कोई विकिरण होना, ये बहुत जल्दबाजी होगी। अगर इस तरह का कोई भी कदम ईरान ने उठाया और उसमें सफलता मिली है तो ये मानिए कि आने वाले समय में बहुत ही अंजाम बहुत बुरे होंगे दोनों देशों के। अगर इजराइल के ऊपर इस तरह से कुछ भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को किसी भी हद तक कोई छोड़ेगा, और इसका बहुत बुरा असर जो है पूरे विश्व में पड़ेगा। पर ये खबर मुझे इतनी अभी प्रमाणित नहीं लगती है इन सारी खबरों में, जैसे कि अभी 3 फाइटर जेट वाली खबर है इस तरह से, तो ये साइकॉप्स का हिस्सा हो सकता है। युद्ध के समय अक्सर ऐसी खबरें चलाई जाती, हम हमारे नहीं, लेकिन दामोदर सिंह जी, ईरान ये कहेगा कि भाई, ईरान ने पहले भी कहा था, अब जिन मिसाइलों को खासतौर से अगर हमें प्रोग्राम बंद करने का कहते हैं, उसने बार बार कहा कि ये इजराइल से हमारी प्रोटेक्शन करता है। और अब ईरान पर चारों तरफ से अगर पूरी दुनिया एक तरह से टूट पड़ी है तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में अगर करता है वो तो इसको एक तरह से डिफेंसिव अपना एक्शन बताएगा। ना यूएस अब्राहम लिंकन के ऊपर भी अटैक करने की इन्होंने बात करी थी, कुछ फ्लीट्स के ऊपर बोला था, लेकिन सेंटकॉम ने बिल्कुल ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि आपकी मिसाइलें हमारे आसपास भी नहीं आई हैं। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ बहुत समझने वाली बात है। ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पहले ही जद में यूएस और इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। अब वो सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जनता के सामने अपनी फेस सेविंग करने की बात चल रही है। वहां वो चाहता है कि मैं अपनी जनता, क्योंकि देखो ये तो पता है कि आज 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद नेगोशिएशन टेबल पे बैठना ही है, समझौते होने ही होने। तो उससे पहले हम ये बता सकें, देखो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हमने इतने सारे देशों को तबाह किया, यहाँ अटैक किया, वहां अटैक किया, रिजल्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने लोगों के सामने अपनी फेस सेविंग करनी है, अपना प्रभुत्व बनाकर रखना है, अपनी सरकार, अपनी रिजीम को बचाकर रखना है। उस चक्कर से ये सारी जो खबरें इस तरह की आ रही हैं, इन पे यकीन करना इतनी जल्दी मुझे तो नहीं लगता कि इजराइल के जो परमाणु संयंत्र होंगे वहां पर उनका एयर डिफेंस इतना कमजोर होगा कि इनकी मिसाइलें जाके वहां हिट कर लेंगी। ऐसा कुछ भी अगर हुआ है, दोनों बातें मैं कह रहा हूं, अगर रेडियो एक्टिव विकिरण हुआ है और इस तरह से हमला किया ईरान ने, तो ईरान का नामो निशान मिटाना बहुत आसान होगा। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी जद में आ सकता है। और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव का अगर यहाँ पर ये कहा जाए रिसाव होना, तो मिडिल ईस्ट के आसपास एशिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यूरोप कंट्रीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज उसकी जद में आ जाएंगे। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इस रूप में हुआ तो उसके प्रभाव आने वाले वक्त में बड़े घातक हो सकते हैं। इस बीच एक और खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ईरान ने तुर्की पर भी हमला कर दिया है। बड़ी खबर ये सामने आई थी कि तुर्की में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। नाटो के ऐलान के बाद में दरअसल ईरान का यह अटैक हुआ, क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है कि जो भी अमेरिका का साथ दे रहा है उस इलाके में अगर अमेरिका का कोई भी, चाहे बात कोई दफ्तर हो या फिर अगर कोई अमेरिकी बेस हो, उसको छोड़ेगा नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप ये जान लीजिए, बड़ी खबर ये आई कि जो जेनेवा वार्ता चल रही थी, ईरान कह रहा है कि भाई वो तो सिर्फ हमारे साथ धोखा था और कुछ नहीं, क्योंकि अंदर खाने ये खबर आई है कि 21 फरवरी को ही खामनेई पर अटैक होना था
ऑपरेशनल कारणों की वजह से देरी हुई, वरना पहले ही तय था, तारीख तय थी, जगह पूरी तरह से तय थी। इंटेलिजेंस कारणों से भी अटैक में देरी होने की बात कही गई है। और यही बात यहाँ पर सहाय सर बार बार यही कहा जाता रहा है कि भाई मोसाद और CIA तो बहुत पहले से ट्रेस कर रहे थे, उन्हें बहुत पहले से पोजीशंस पता थी। लेकिन एक और रिपोर्ट, ये ठीक है, ये बात कही जा रही है कि बहुत पहले से सारी चीजें प्लानिंग थी, और इस बात का अंदेशा पूरी ईरान, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज और खुद खामनेई जानते थे कि वो खुद निशाने पर हैं। और यही वजह है कि जो मीटिंग भी की जा रही थी वो डाउन अर्थ बंकरों में की जा रही थी। क्या इतनी सक्षम अभी तमाम व्यवस्थाएं हैं कि इतनी गहराई में जाकर भी हमला हो जाए, या फिर कोई घर का भेदी था? बिना घर के भेदी के ये इस तरह की सक्सेसफुल 28 फरवरी की स्ट्राइक इम्पॉसिबल थी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसी वजह से यूरोप के सैटेलाइट फोन्स, क्योंकि अमेरिकन बैगेजेस में नहीं जा सकते थे, बाकी रूटीन तरीकों से नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान के थ्रू गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यूरोप के जो डिप्लोमेटिक बैग्स में सैटेलाइट फोन्स, इन फोन्स ने डायरेक्ट रोल प्ले किया है ये बताने के लिए अटैकिंग फोर्सेस को इसराइल में कि अब ये सारे लोग इकट्ठा हैं। ये इंफॉर्मेशन जब कंफर्म हुई है, उसी वक्त वो कारपेट बॉम्बिंग किया गया है उस पूरे इलाके को, ताकि इनमें से कोई ना बचे। इसराइल ने अपने कुछ बहुत मेजर टैक्टिकल ब्लंडर्स दिखाए हैं। इस तरह के थ्रेट के बावजूद, ये जानते हुए कि सैटेलाइट फोन्स अंदर स्मगल हो चुके हैं, अमेरिका और इसराइल लगातार उनको ट्रैक कर रही है, फिर भी उन्होंने इस तरह की एक गैदरिंग की। उसके बाद जब वो नेस्तनाबूद हो गया वो पूरा इलाका, उसके बाद से ये दूसरी मीटिंग नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक के बाद एक टर्की पे, कुवैत पे, और अब ये धमकी दे रहे हैं जर्मनी पे हमले कर रहे हैं। मैं आपको फिर से आपके दर्शकों के लिए बता दूं, हालांकि ये बहुत ही आर्मी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, कि ये जितने बटालियन कमांडर्स हैं ना, इनको जोन्स अलॉट किए गए होंगे कि ओके, फार ईस्ट आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट आप देखेंगे, इमीडिएट बॉर्डरिंग एरियाज को आप देखेंगे। तो ये हर आदमी एक दूसरे को देख के अपने एरिया में एक्टिवेट हो जा रहा है। एक रैंडम स्ट्राइक कर दिया कुवैत में, एक रैंडम स्ट्राइक कर दिया ओमान में, फिर टर्की पे एक बटालियन कमांडर। इनका आपस में इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जिस तरह के एक्शंस कर रहे हैं वो आत्मघाती हैं। इनकी रही सही जो एक वही रीजन है, आपने जो कहा कि भाई पहले ही उनके जो तमाम कम्युनिकेशंस चैनल्स हैं वो पहले कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आखिर कौन किसे कमांड दे रहा है अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए जोन वाइज जो जिसको नजर आता है वो कर दिया जाए। लेकिन ये विध्वंस की आग बड़ी खतरनाक है, क्योंकि उसकी जद में हर कोई आ रहा है। और मैं इस बीच एक खबर अपने दर्शकों को बताऊं, खबर ये है कि आज युद्ध का तीसरा दिन है। खामनेई की मौत की खबर को आज ये दूसरा दिन हो चुका है। अब इस बीच खबर ये है कि लगातार दुनिया में इसको लेकर नाराजगी है। अब खामनेई की मौत को लेकर यमन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जन सैलाब है, हाथों में हथियार लेकर नारेबाजी की जा रही है। और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में दरअसल ये नारेबाजी है। दामोदर सिंह जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये नाराजगी और ये जो पूरा विद्रोह है, क्योंकि अगर देखा जाए खासतौर से शिया मुस्लिमों की बड़ी संख्या पूरी दुनिया में है आबादी में, तो ये अमेरिकियों के खिलाफ, या ये कहा जाए कि इजरायलियों के खिलाफ, या दुनिया के अलग अलग लोगों में एक बड़ी नफरत नहीं फैलाता? जिस तरह से ये सब चीजें चल रही हैं यमन के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि वो कर भी क्या पाएंगे। AK-47 या असॉल्ट राइफल्स लेके आप क्या कर सकते हैं? ये हमला ही असॉल्ट राइफल के लिए नहीं बना। इस हमले में कहीं पर भी ग्राउंड फोर्सेस का वो यूज नहीं है। तो आप सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं, मार खा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं लोकल लोगों का, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ है। इस हमले में तो कहीं कोई रोल ही नहीं है कि इनको इस तरह से ये करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना कोई फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक यूनिटी दिखाने का तरीका है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक बात नैना, मैं सहाय सर की बात को फिर से रिहर्स करूंगा। सर ने जो कहा कि ये तमाम बटालियन कमांडर जो जहां जिसको मर्जी आई वहां पे अपना फायर कर रहा है, बिल्कुल ये बात की पुष्टि इस तरह से भी होती है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम तो कहीं काम कर नहीं रहा। आप अटैक कर रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्च करना आपके बस की बात है। एयर डिफेंस बहुत कोऑर्डिनेटेड चीजें होती है, जहां पे कई इनपुट्स लिए जाते हैं, कई एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके आप कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो आपसे कहीं भी नहीं दिख रहा। होम ग्राउंड बना हुआ है आपके लिए, यूएस के फाइटर, इजराइल के फाइटर घूम रहे हैं आपके यहाँ पे। इवन जेट स्क्रैम्बल होने से पहले उनको आप गिरा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से बिल्कुल ये बात की पुष्टि होती है कि उनकी जो बटालियंस हैं, उनके पास जितना भी वॉर वेस्टेज रिजर्व है, जो भी उनके पास आर्म्स एंड अम्युनिशन है, खत्म करो, मारो, जो मिले जहां मिले, वो उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, और जहां पर ये दिखे कि आपके अंदर रणनीतिक समझ है या आपका एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर चाहिए इनपुट, उसके अंदर चाहिए आपकी
आपकी ट्रेनिंग, वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा है कहीं एक क्योंकि सिंगल मुझे टारगेट लग रहा है कि इराक के खासतौर से अंदर। जब भी युद्ध होता है तो वो युद्ध की खबरें अच्छी नहीं आती, उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। और जब ये कहा जाए कि वो नफरत की आग अगर है तो वो शायद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहता है और कुछ रूप में नहीं। और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चलूं, देखिए लोग सड़कों पर उतरकर किस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन की तस्वीरें हैं, हाथों में हथियार लेकर। और ये तस्वीर दरअसल खामनेई की मौत के बाद में है। खामनेई का पूरा परिवार इजराइल के इस हमले में नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये नफरत की आग लोगों की एक तरह से मन में है और अभी ये नफरत कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर यहां खामनेई की जान गई तो वो यूं ही नहीं जाती। क्या इतना ज्यादा कमजोर था ईरान का इंटेलिजेंस? बहादुर कमांडर या मोसाद का जासूस, ईरान के कुछ फोर्स का चीफ, या फिर नेतन्याहू का सबसे बड़ा मुखबिर? तेहरान की गलियों से लेकर बैरूत के मलबे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। वो शख्स जिसे कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, आज वही खामनेई की मौत के बाद सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। पिछले 6 साल और कुछ ऐसी मौतें जिन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, रईसी, हानिया, नसरुल्लाह और अब खुद आयतुल्लाह खामनेई। ये मामूली लोग नहीं थे, इनका मूवमेंट इतना गुप्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर मोसाद को इनके बेडरूम तक की खबरें कैसे लगी? शक की सुई इस्माइल कानी पर जाकर रुकती है। याद कीजिए, 31 जुलाई 2024 को तेहरान का वो सेफ हाउस जहां इस्माइल हानिया रुके थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी कानी की कुछ फोर्स की थी, लेकिन बम हानिया के बिस्तर के नीचे पहले से फिट था। बिना अंदरूनी मिली भगत के ये नामुमकिन था। क्या कानी ही वो इनसाइडर है जिसने मोसाद के लिए ईरान का दरवाजा खोल दिया है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद ने दुनिया को चौंका दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि हमने जिस यूनिट को मोसाद से लड़ने के लिए बनाया है उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। इशारा साफ था, ओवरसीज इंटेलिजेंस और इस्माइल कानी। दावा है कि कानी के साथ 20 और बड़े अधिकारी इजराइल की पेरोल पर हैं। तो देखा आपने, दरअसल जो सबसे बड़ा खासम खास माना जाता था ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उसी पर ही अब एक तरह से बड़ा शक हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर रुक करना चाह रही हूँ, दोनों खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। सहाय सर, आखिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है? वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जो इंटेलिजेंस की बात कही जा रही है, जब तक अगर इनपुट्स नहीं होते CIA या मोसाद के लगातार टारगेट में, और पहले कहा गया था कि CIA और मोसाद ने इतने गहरे रूट्स अपने खासतौर से तेहरान में या पूरे ईरान में करके रखे थे, वो अंदर के स्लीपर सेल्स के बगैर संभव नहीं हो पाता। और उसमें बड़ा नाम जनरल इस्माइल कानी का है। क्या वजह मानते हैं? पिछले 10 वर्षों में, अगर आपको याद हो, पेगासस एक सॉफ्टवेयर हुआ था जो इजराइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में इस समय शायद CIA से भी आगे निकल चुका है। उसमें मैनुअल इंटेलिजेंस का रोल कम हो गया है। तो ये इजराइल कई बिजनेस फर्म्स रन करता है मिडिल ईस्ट में, और ये सारे बिजनेस फर्म्स पैसा देती हैं मिडिल ईस्ट के लोगों को।
और खास करके उनके कुछ बड़े एसेट्स जो हैं वो सुन्नीज के साथ इन्वेस्टेड हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये ओपन फोरम पे इस तरह की इनपुट्स कई बार फिल्टर करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही लंबा 10-15 सालों का होमवर्क, क्योंकि ईरान को इजराइल ने आज से नहीं बहुत पहले आइडेंटिफाई कर रखा था कि उनका रेडिकल इस्लाम शिया बेस्ड जो एक्सपेंशनिस्ट एक मिशन है और ज्यूज को ऑब्लिटरेट करने का जो एक मिशन है, इसको लड़ने का एक ही तरीका था, पेनिट्रेट ईरान। और उसके लिए उन्होंने बहुत से सुन्नीज का, बहुत से पैलेस्टीनियंस का, जिनको इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद उनसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत गाढ़ी इंफॉर्मेशन ईरान के अंदर से मंगाई, जो कि CIA के पास कई बार नहीं थी। ये वही मोसाद है जो 9/11 में जिसने प्री वार्न किया था अमेरिका को कि आपके अगेंस्ट कोई बहुत मेजर एक डिजास्टर अटैक होने वाला है। ये मोसाद का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत ही डीप पेनिट्रेशन किया हुआ ईरान का, और ये सिद्ध हो गया 28 की उस अटैक में, जिसने उन्होंने ईरान के सारे टॉप लीडरशिप को एक साथ उड़ा दिया। नैना, और इसमें कोई शक नहीं सर, यही तो वजह है जो बार बार ईरान शायद इस बात को सोच भी नहीं पाया, खामनेई और उनकी टीम ये सोच भी नहीं पाई, और वो खुद अपनों के ही हाथ एक तरह से शिकार हो गए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, दामोदर सिंह जी का रुक करूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। ये हमले रुक नहीं रहे, अब लेबनान के बैरूत में इजराइल ने दरअसल बमबारी कर दी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है, और हिजबुल्लाह का दावा, ये एक तरह से इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर्स मार दिए गए हैं। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की भी मौत की बात यहां पर कही जा रही है। इजराइल की तरफ से ईरान के सपोर्ट के ऐलान के बाद में दरअसल हमला किया था। लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह के नेता ढेर किए गए हैं, ये इजराइल का बड़ा कहना है। दामोदर सिंह जी, एक तरह से ये कहा जाए कि यही बड़ी चुनौतियां रही अमेरिका या इजराइल की तरफ से, यही कहा जाता रहा कि ये जो ईरान के तमाम सपोर्टिव प्रॉक्सीज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए, उनका सरेंडर कर दिया जाए। अब सरेंडर नहीं तो इस रूप में खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी एक तरह से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। आई एम वेरी लकी कि मैं इस जमीन पर रहा हूँ जहाँ साउथ लेबनान, बेरूत, इन सब जगहों पे मैंने खुद अपने कदमों से नापी है जगह, बहुत घूमा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को मैंने इनसाइड भी देखा है। मैं एक चीज़ बहुत दावे से कह सकता हूँ कि हिजबुल्लाह का वजूद खत्म हो जाएगा अगर इजराइल ने ठान लिया तो। इजराइल की इतनी सारी असेट्स हैं वहाँ पर, इतने सारे इंसाइडर्स हैं, और इजराइल के पास लेबनान की धरती की इंच इंच की खबर है। हिजबुल्लाह ये सुसाइडल मोड में कर रहा है, जो कुछ भी होगा इजराइल दो दिन में हिजबुल्लाह का वजूद खत्म कर सकता है लेबनान के अंदर। तो अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों नहीं किया? ये सिर्फ तो बड़ी इजराइल को चुनौतियां रही डाइवर्ट हैं। करने की रणनीति है। ईरान को भी पता है हिजबुल्लाह या हुती इस समय ऐसे हमलों में कुछ नहीं कर सकते। असाल्ट राइफल लेके प्रदर्शन करना, ये छोटे मोटे रॉकेट लॉन्चर मार देना, ये सब कुछ यहाँ पे काम नहीं आने वाला। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स की लड़ाई है, फाइटर्स घूम रहे हैं, उनपे ये सिर्फ अपनी अटेंशन पाने की। अब क्योंकि जब सारी जो रेगुलर बटालियन है, जो ट्रेंड आर्मी आपकी, वो मिसगाइडेड होके वो इंडिविजुअली एक्ट कर रही हैं, तो फिर ऐसे समय में जितने प्रॉक्सी वो क्यों चुके हैं? वो भी अपना वजूद दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, वही कर रहे हैं। बदले में इजराइल इनको छोड़ने वाला नहीं है। आज या आने वाले 2 या 3 दिनों 4 दिनों बाद इनको वो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह या कोई भी ऐसे प्रॉक्सीज कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो बेशक हमास या हिजबुल्लाह या हुती कुछ भी करें। हाँ, हुती थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके अलावा हुती से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट ईरान को मिलने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह वैसे ही ऑलरेडी बहुत कमजोर परिस्थिति में, और इजराइल का ध्यान सिर्फ भटकाने के लिए ईरान के हमलों से थोड़ा बहुत टेंशन दे सकता है। इसके अलावा इजराइल पे हिजबुल्लाह के हमलों का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बेरूत जमींदोज हो सकता है, पूरा साउथ लेबनान जमींदोज किया जा सकता है। इससे पहले भी इजराइल ने वहां पे अपने टैंक भेज दिए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन ऐसे में तो आम जनता की भी जाने जा रही हैं। हिजबुल्लाह को अगर टारगेट करने की बात है तो उसमें आम लोगों की भी जान जा रही है। फिर तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी लड़ाई होती है तो कोलेटरल डैमेज तो होते हैं, वो तो उसको कोई नकार नहीं सकता। क्या आपको लगता नहीं कि इजराइल का नुकसान भी हो रहा है, अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है? नुकसान तो स्वाभाविक है, युद्ध होगा तो दोनों देशों का ही नुकसान होता है। लेकिन बस एक सफलता या विजय उससे तय होती है कि आप समझौते की टेबल पे आता कौन है, पहले नेगोशिएशन करने के लिए कौन आगे बढ़ता है। बिल्कुल। क्या सर समझौता होगा? साहे सर, लास्ट 40 सेकंड्स में अगर आप बता पाएं, समझौते के अभी आसार हैं क्या? क्योंकि बीच में खबरें आई थी ऐसी। 40 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स फॉर योर प्रीवियस क्वेश्चन। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था कि अगर बेरूत को, अगर लेबनान को उड़ा देना इजराइल के लिए इतना आसान था तो अभी तक किया क्यों नहीं? जी।
बहुत मेच्योर्ड थिंकिंग है इजराइल की। उनको पता है कि एक साथ कितने एनिमीज को हैंडल कर सकते हैं और किसमें कितनी पोटेंसी है। जैसा दामोदर बहुत सही कह रहे हैं कि वो इतना मेजर उनको अभी डेंजर नहीं मानते हैं। वो AK-47 और सुसाइडल अटैक करने वाले छोटे लोग हैं। मेन टारगेट इजराइल का ईरान था। और देखें किस मेथोडिकल तरीके से ये युद्ध मैक्सिमम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते और खींचेगा नैना, और उसके बाद ये टेबल पे बैठेंगे। ईरान की सत्ता परिवर्तन हो चुकी होगी, नए लोग होंगे और उनको कुछ टाइम देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ ये देखने के लिए कि वो किस रास्ते चलते हैं। नैना सर, लेकिन अच्छा एक और बात ये बता दीजिए, अब तो बड़ी बात ये है लोगों के जहन में कि आखिर टेबल पे बैठेगा कौन, अमेरिका के सामने चर्चा के लिए कौन बैठेगा? क्योंकि खामनेई के बाद में जिस व्यक्ति का नाम आया था आराफी, एक बड़ा दावा ये किया गया कि आराफी को भी ढेर कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। इन मुद्दों पे अभी जब तक कोई फर्म इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं आपसे कल भी बोला था और आज भी रिपीट कर रहा हूं, अभी उनकी वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो अभी ईरान खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा व्हाट नेक्स्ट। इन द मीन टाइम वो 5 लोग जो एज अ बैकअप तैयार किए गए थे, इंक्लूडिंग खमेनेई's ओन सन, वो एक एक करके एलिमिनेट हो रहे हैं। वो इजराइल का IDF का एक मिशन का हिस्सा है कि जब तक ये टेबल पे आएंगे तब तक एटलीस्ट एक और रिंग ऑफ लीडरशिप को वो एलिमिनेट कर चुके क्या होंगे। ये भी स्ट्रेटजी है, लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट करो, फिर अमेरिका जिसे एक तरह से वहां पर डिप्लॉय करना चाहता है पैराशूट लैंडिंग के जरिए, उसे अपने व्यक्ति को बैठाओ और फिर अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग डील करवाओ। एज अ लास्ट रिसोर्ट रेजा पहलवी बहुत बार 3 बार ये अपना दिखा चुके हैं कि वो ही इज रेडी टू कम बैक, लेकिन उसके पहले ही वांट्स सम सिक्योरिटी, सम सेफ्टी, और ये IDF उसी मिशन पे काम कर रही है अमेरिका के साथ। नैना ठीक है सर, ये आखिर आने वाले वक्त में चर्चा किससे होगी, टेबल पर कब आएंगे, क्या उसके पहले यूं ही खून खराबा होता रहेगा, ये बड़ी बात है। आप दोनों मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, जिस रूप में ये तीसरा दिन बड़ा विध्वंसक रहा है और आने वाले वक्त में भी फिलहाल ये विद्रोह, ये इंतकाम की आग फिलहाल बुझती नजर नहीं आती। और इस आग में आखिर कौन कौन झुलसेगा, कितने लोगों की जान जाएगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।